कावेरी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। तभी अमीर जानकी वहाँ पर आती है। अरे जानकी जी, आइए ना। मेरे दिए हुए कपड़े सिल गए हैं क्या? जी हाँ, सिलकर तैयार हैं। एक बार फिर भी आप फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे कावेरी, तुम जैसे दर्जी के हाथों के सिले हुए कपड़े को क्या चेक करना, बहुत ही बढ़िया ब्लाउज बनाए हैं तुमने। ये लो पैसे। वैसे मैं बताना भूल गई थी कि मेरी बेटी पाखी की शादी तय हो गई है और उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। वैसे कावेरी, तुम भी अपनी पांचों नंद के हाथ पीले कर दो। समय बहुत खराब है, लड़कियों की शादियाँ ठीक समय पर कर देनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी अच्छा, पता नहीं मेरी पांचों नंद हैं कहाँ। कावेरी अपनी नंद को ढूंढते हुए झोपड़ी के बाहर आंगन के बगीचे में आती है, जहाँ पीहू, रीनू, शिखा, मोहिनी और काजल फूलों से बातें कर रही होती हैं। मोहिनी, काजल, देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ पीहू, सचमुच ये गुलाब कितना सुंदर है। काश जिंदगी भी इतनी अच्छी होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें बस ये एक फूलों का बगीचा ही तो है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों को मिला हुआ देखकर हमें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। ये कहते कहते पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी नंद की आंखों में आंसू देखकर उनकी गरीब भाभी भरी आंखों से कहती हैं, पता था मुझे कि तुम पांचों यहीं होगी। अरे कावेरी भाभी, आप? तुम पांचों यहाँ बगीचे में बैठी बातें बना रही हो और वहाँ तुम्हारी भाभी के पेट में भूख के मारे चूहे पकड़म पकड़ाई और खो खो खेल रहे हैं। ये सुनकर पांचों मुस्कुराती हैं। इसके बाद नंद भाभी एक साथ मिलकर खाना खाती हैं और कावेरी फिर से कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, थान का कपड़ा और गोटी खरीदने बाजार जाना था मुझे। अपनी नंद को बोलकर कावेरी थान का कपड़ा लेने बाजार आ जाती है, जहाँ बाजार में उसे अपनी पड़ोसन मिलती है, जो उसे देखते ही बातें बनाने लगती है। देख लो मोरनी, जिसकी पाँच जवान नंद घर में बैठी हैं, उसकी भाभी सारे बाजार में मटर गश्ती कर रही है। अगर आज उन बेचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब की उनकी शादी कर दी होती। आजकल भाई भाभी कहाँ किसी नंद के सगे होते हैं। उन औरतों के तानों भरी बातें सुनकर गरीब कावेरी बोझ भरे मन से घर वापस आती है और रात में अपनी नंद के लगाए फूलों के बगीचे में फूट फूट कर रोती है और अपनी पांचों नंद की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, जहाँ एक ही घर के 5 भाइयों से उनका रिश्ता तय हो जाता है। कावेरी शादी के गीत गाते हुए अपनी पांचों नंद को हल्दी और मेहंदी लगाती है। बस अब मेरी पांचों नंद की विदाई में बस 2 दिन ही रह गए हैं। इन बचाए हुए पैसों से कल सुबह ही मैं उनके लहंगे के लिए थान का कपड़ा और गोटी मोती खरीद कर ले आऊंगी। तभी कावेरी का पति मनोहर लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ जाता है। अरे क्यों रे मेरी ज़हरा छवि, मेरी पांचों बहनों की शादी करा रही है। अपने पति देव को पौवा पार्टी नहीं देगी क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे भाई हो तुम, जो मदद करने की बजाय उल्टे पैसे मांग रहे हो? जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पर? नशे में धुत मनोहर कावेरी के साथ मारपीट करके उससे पैसे छीन लेता है। कावेरी उसके पैर पकड़कर बहुत मिन्नतें करती है, मगर मनोहर उसे घसीटते हुए आंगन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कावेरी सारी रात बगीचे में लगे फूलों को देखकर फूट फूट कर रोती है। सुना है इंसानों की तरह पेड़ पौधे पत्ते फूल भी सांस लेते हैं। तुम मेरी बात सुन सकते हो ना? मेरी मदद करो ताकि मैं इस गरीब दर्जी भाभी के घर के आंगन से उनकी पांचों नंद की विदाई शादी के जोड़े में हो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज है?
आवाज सुनकर कावेरी इधर उधर देखने लगती है। तभी वो गुलाबों के कांटों में एक तितली को फंसा हुआ देखती है, तो वो उसे वहाँ से निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा बोलना देखकर हैरान मत हो, मैं एक जादुई तितली हूँ। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कावेरी रोते हुए उस जादुई तितली को अपनी पूरी बात बताती है। बस जादुई तितली, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मुझे 5 शादी का जोड़ा दे दो, जिसमें मैं अपनी 5 नंद को खुशी खुशी इस घर से विदा कर सकूं। ये सुनकर जादुई तितली हर फूलों के डाल पर मंडराती है, जिससे सभी फूलों की डालियों में एक चमकीली सी चमक फैल जाती है और सारी कलियां खिलकर बहुत सारे फूल बन जाते हैं। मैंने तुम्हारे इस फूलों के बगीचे को जादुई बगीचा बना दिया है। अब इस बाग में खिलने वाले फूलों की खुशबू कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही वो फूल कभी बासी होंगे और वो ना ही मुरझाएंगे। शुक्रिया जादुई तितली। देखना, अब ये गरीब भाभी अपनी 5 नंद की विदाई के लिए इन फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा सिलेगी। फूलों में जादू डालकर वो तितली वहाँ से गायब हो जाती है और कावेरी जल्दी जल्दी ढेरों फूलों को तोड़कर अंदर ले आती है। अच्छा हुआ मैंने लोगों के कपड़े सिलकर बचे हुए कतरन को इकट्ठा करके रखा था। अब फूलों का लहंगा सिलने में ये कतरन ही मेरे काम आएंगे। बेचारी गरीब भाभी सारी रात जागकर कतरन से एक लहंगा सिलती है और फिर जादुई फूलों से महकते हुए फूल से उसे सजा देती है, जिससे फूलों का वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। अरे, मुझे ये फूलों का लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लड़कियों को ये फूलों वाला लहंगा पसंद तो आएगा ना? ये फूलों वाला लहंगा अपनी नंद को दिखाने के बाद ही आगे मैं और लहंगा सिलूंगी। अगली सुबह कावेरी फूलों वाला लहंगा अपनी नंद को लाकर दिखाती है। पीहू, रीनू, शिखा, मोहिनी, काजल, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने एक लहंगा सिला है, मगर पता नहीं तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी का सिला हुआ शादी का ये जोड़ा तुम 5 को पसंद भी आएगा या नहीं। ये देखो, फूलों से सिला हुआ लहंगा देखकर वो 5 नंद बहुत खुश होती हैं। अरे वाह कावेरी भाभी, ये फूलों का लहंगा तो कितना सुंदर है और इस लहंगे के फूलों में से कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है, जिसकी रात रानी के फूलों से घर आंगन महक उठता है। मुझे लगा था ये फूलों का लहंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये मखमल के कपड़ों से सिला महंगा लहंगा नहीं था। भाभी, हमें ये लहंगा बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हमारी माँ जैसी भाभी का प्यार है। इससे खूबसूरत शादी का जोड़ा हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। इसके बाद कावेरी आंगन में आती है, जहाँ रात भर में ही हजारों फूल खिले हुए होते हैं। उनसे कावेरी अपनी 5 नंद के लिए खूबसूरत अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है और पूरे गांव को अपनी 5 नंद की शादी का न्योता देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और 5 नंद फूलों के लहंगे में तैयार होती हैं। जिसके बाद कावेरी उन सभी के लिए फूलों से ही गहने बनाकर उनके पास आती है। अरे कावेरी भाभी, आप आइए ना। वो मैंने तुम 5 के लिए फूलों से लहंगे गहने ये सब बनाए हैं। माफ करना मेरी प्यारी नंद, मगर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की इतनी हैसियत नहीं और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं तुम 5 के लिए सोने के गहने बनवा पाती। लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, पर मैं तुम 5 की कोई भी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाई। ऐसा कहते हुए गरीब दर्जी भाभी की आंखों में आंसू झलक आते हैं। तभी काजल और शिखा उसके आंसू पोंछती हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए भाभी, माँ बाप जी के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया था। भैया के होते हुए भी आपने हम 5 की भूख मिटाने के लिए आपने दिन रात कपड़े सिले और खुद भूखे रहकर
आपने अपना निवाला भी हम पांचों नंद को खिला दिया। आपने हमारे लिए बहुत किया है भाभी, और ये शादी का जोड़ा हमारे लिए खास है। उस लम्हे में नंद भाभी के आंसू बहते जा रहे थे। इसके बाद कावेरी अपनी पांचों नंद को शादी के मंडप में लाती है। फिर पांचों का कन्यादान भी करती है। शादी में आए हुए सभी मेहमानों की नजरें भाभी के सिले हुए फूलों के लहंगे पर ही थी। उस गरीब दर्जी भाभी ने खुशी से अपनी पांचों नंद की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज दिया। वहीं अब उनके पास फूलों से लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। कैसी हो कावेरी? आइए न जानकी जी। भाई, चारों तरफ तुम्हारे फूलों के लहंगे की बातें छाई हुई हैं कि तुमने अपनी पांचों नंद के लिए बहुत ही सुंदर फूलों से शादी का जोड़ा सिला था। मुझे अब अपनी बेटी के लिए भी ये फूलों वाला लहंगा सिलवाना है। मगर एक ही टेंशन मुझे खाई जा रही है कि भाई, फूलों से सिला लहंगा टिकेगा कैसे? अब जब हम किसी को फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो एक ही दिन में या तो वो बासी हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, और तो और थोड़ी ही धूप लगते ही मिनटों में मुरझा जाते हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए जानकी जी। मेरे सिले हुए फूलों के लहंगे ना मुरझाएंगे और ना ही बासी होंगे। वो बिल्कुल ताज़ा रहेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। कावेरी अपनी बातों से ग्राहकों में विश्वास बना लेती है, मगर किसी को भी जादुई बगीचे का राज नहीं बताती। अब जो भी उससे फूलों का लहंगा सिलवाता था, उसके ऑर्डर और बढ़ते जाते थे, जिससे सिलाई करके उसकी आमदनी और बढ़ती है। और गरीब कावेरी अपनी मेहनत और अपनी लगन से गरीब से बहुत अमीर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में घर था जिसमें निधि अपनी माँ ललिता और बहन सृष्टि के साथ रहती थी। निधि का रंग दिखने में काला था, इसीलिए सृष्टि और ललिता हमेशा निधि पर अत्याचार करती रहती थी और उससे सौतेला व्यवहार करती थी। निधि के पिता मनोज कलकत्ता की एक फैक्ट्री के मालिक थे और वो कलकत्ता में ही रहते थे। वहीं निधि की माँ और छोटी बहन सृष्टि बहुत ज्यादा जालिम थी और वो निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग के लिए उसे हमेशा ताना मारते रहती थी, जबकि वो उसकी सगी माँ और सगी बहन थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन निधि बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी बहन सृष्टि वहाँ पर आती है और उससे कहती है, दीदी, आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हो। क्या आपको नहीं पता कि मैं हर दिन सुबह कॉलेज जाती हूँ, फिर दोपहर में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को लेट घर आती हूँ और आपने मेरे लिए अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। सृष्टि, मेरी प्यारी बहन, मैं अभी बस 2 कपड़े धुलकर फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा ही रही थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया बहन हर दिन कॉलेज जाती है। मैं बस नाश्ता तैयार करके तुम्हारे कमरे में ही लाने वाली थी। दीदी, अभी मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ कपड़ा धोने का बहाना कर रही हो। अगर आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आने ही वाली थी तो जरा किचन में चलकर दिखाइए तो, कहाँ आपने मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। सृष्टि निधि पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी सृष्टि की आवाज सुनकर निधि की माँ ललिता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी? तू सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? क्या आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? मम्मी, अगर दीदी का बस चले तो ये मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दे, जैसे कि आपने दीदी की छुड़वा दी और ये अनपढ़ रह गई, वैसे मैं भी रह जाऊंगी। दीदी को मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करो, लेकिन फिर भी दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया।
अरे कलमोही कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले उठकर मेरी बेटी के लिए सुबह सुबह एक गिलास जूस उसके कमरे में रख दिया कर और उसके बाद सृष्टि के लिए नाश्ता बनाया कर। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। हाँ माँ, दीदी को मैंने भी कई बार कहा है कि सुबह सोकर उठते ही मुझे मेरे बिस्तर पर एक गिलास जूस दे दिया करे, लेकिन फिर भी दीदी जानबूझकर मुझे जूस नहीं देती है और हमेशा नाश्ता बनाने में देरी कर देती है। हाँ बेटी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस कलमोही का क्या करूँ। मुझे पता नहीं कि सृष्टि के पिताजी ने तुझे घर में क्यों रखा हुआ है। अगर इस घर की मालकिन मैं बन जाऊँ तो मैं तुझे रातों रात ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर ललिता और सृष्टि निधि को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निधि बेचारी अपनी माँ और बहन को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद ललिता और सृष्टि मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर उन्हें शॉपिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को दोनों थक हार कर जब घर आती हैं, तो उन्हें निधि कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर दोनों माँ बेटी सृष्टि और ललिता इधर उधर देखती हैं। इसके बाद वो दोनों निधि के कमरे में जाती हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि निधि अपने बेड पर आराम से सो रही है। इसके बाद ललिता गुस्से से चिल्लाने लगती है, ये देख बेटी, इस कलमोही को, ये यहाँ आराम से सो रही है और हम दोनों यहाँ थके हारे दिन भर मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ये घर में रहकर मालकिन की तरह बेड पर सो रही है। निधि अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ जाती है और कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी। थकान के कारण कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है। मैंने रात का खाना भी बना दिया है, सृष्टि का कॉलेज का होमवर्क भी कर दिया है और छत पर सूख रहे आपके कपड़े भी अलमारी में रख दिए हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटी कल्लू रानी की तबीयत खराब है। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ, बस 2 मिनट में। इसके बाद तेरे बदन का पूरा दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर ललिता निधि को डंडे से मारने लगती है और वहीं पास खड़ी सृष्टि निधि को पिटता हुआ देखकर नाच नाच कर बहुत खुश होती है। इसके बाद ललिता और सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। निधि अपनी माँ और सृष्टि के अत्याचारों से तंग आकर घर के बाहर चली जाती है। वो भी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी। निधि चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो जंगल के बीच देखती है कि वहाँ एक सुंदर सा परीलोक है और गेट पर 2 परियां खड़ी होकर उस पर पहरा दे रही हैं। निधि चलते चलते उन परियों के पास पहुंच जाती है। तभी उनमें से एक परी निधि से कहती है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हो और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम आते जाते यहाँ घूम रही हो। इसके बाद निधि परी को अपनी सारी आग बीती सुनाती है। निधि, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और मेरे होते हुए कोई नेक दिल लड़की किसी परेशानी में हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद परी निधि को अपने जादू से गायब करके परियों की जादुई क्लास में ले जाती है। लेकिन रात होने के कारण पूरी क्लास में कोई भी नहीं होता और वहाँ पर कुछ जादुई चीजें चमक रही थी। तभी वो परी उन सामानों में से वहाँ एक जादुई घास का लहंगा प्रकट कर देती है और वो घास का लहंगा प्रकट होते ही निधि से बोलता है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम यहाँ अपना घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें हमेशा परेशान करती हैं। इसीलिए तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। परी जी, ये जादुई घास का लहंगा है और ये बोल रहा है
ये कैसे हो सकता है? हाँ निधि, क्योंकि ये एक जादुई घास का लहंगा है और ये तुम्हारी सभी परेशानियों को मिनटों में खत्म कर देगा। हाँ परी जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो ये सभी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में ये घास का लहंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ निधि, सच में। अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो तुम इस जादुई घास के लहंगे को आजमा कर देख सकती हो। इसके बाद तुम्हें मेरी सारी जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं परी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तो आप मेरी सहायता कर रही हो और ऊपर से मैं आपका विश्वास न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। रात बहुत हो रही है, इस जंगल में जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसीलिए मैं घर चलती हूँ। इसके बाद निधि घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वो घास का लहंगा अपने जादू से निधि को घर पहुंचा देता है। अपने आप को घर में देखकर निधि हैरान रह जाती है और अब उसे अपने जादुई घास के लहंगे की शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद निधि अपने कमरे में जाकर उस घास के लहंगे को वहीं रखकर सो जाती है। अगली सुबह निधि और सबके उठने से पहले जादुई घास का लहंगा सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद जादुई घास का लहंगा निधि को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता है। अपने अंदर बदलाव महसूस करके निधि तुरंत ही उठ जाती है। वो जब किचन में जाकर देखती है तो किचन में सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। ये देखकर निधि बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी सृष्टि और ललिता निधि को इतना खुश और खूबसूरत देखकर सोच में पड़ जाती है। निधि अपने कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो अपने गोरे रंग के कारण बहुत खुश हो जाती है। इधर सृष्टि और ललिता निधि के कमरे की ओर जाती हैं। तभी वो देखती है कि निधि उस जादुई घास के लहंगे से बातें कर रही है। तभी सृष्टि निधि को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जादुई घास के लहंगे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सृष्टि और ललिता को बिजली के झटके देने लगता है। इसके बहुत देर बाद जादुई घास का लहंगा उन दोनों को छोड़ देता है। फिर सृष्टि और ललिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों निधि से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन निधि अपनी माँ और छोटी बहन को माफ कर देती है। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन से निधि को जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो वो उस जादुई घास के लहंगे से मांग लिया करती थी और उसके बाद से सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। कोमल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कोमल की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर की जरूरतें पूरी करती थी। वक्त गुजरता गया और कोमल शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि वो कोमल की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करे। लेकिन उनके पास कोमल की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटा, मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इतने पैसों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे कुछ और काम करना होगा ताकि तुम्हारी शादी के लिए मैं पैसे जमा कर सकूँ। ये सुनकर कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें और मेहनत करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी माँ और तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। बस अब आपको और काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप घर पर आराम करो क्योंकि माँ मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है ना, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कैटरीना है। मुझे उसकी दुकान में जॉब मिली है। आज से मैं वहाँ पर काम करूँगी। माँ, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है। वो मुझे महीने के पूरे 20,000 रुपए देगी। ये सुनकर कोमल की माँ बहुत खुश होती है
और वो कोमल को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। कोमल बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे, खुश रहो और खूब तरक्की करो। अगले दिन कोमल अपनी सहेली की दुकान पर जाती है। फिर कोमल दिल लगाकर वहाँ पर काम करती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से पेश आती है और सबका खूब ख्याल रखती है। कोमल के आने से पहले कैटरीना की दुकान की सेल बाकी दुकानों से बहुत कम थी, लेकिन कोमल की मेहनत की वजह से उसकी सेल सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे कोमल बहुत खुश थी। लेकिन अचानक कोमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अगली सुबह कोमल जब दुकान पर आती है तो वो देखती है कि दुकान पर आग लग चुकी है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और कोमल की दोस्त कैटरीना भी वहाँ पर आ चुकी थी। फिर वो कोमल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। क्यों रे कोमल की बच्ची, मैंने अपनी दुकान तेरे हवाले की थी ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमसे एक दुकान नहीं संभाली गई। तेरे ऊपर तरस खाकर मैंने तुझे अपनी दुकान पर काम पर रखा और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं लुट गई हूँ। कैटरीना, तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रही हो? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। चुप कर जा, तुम जैसे गरीब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि रात के वक्त तुमने सारे कॉस्मेटिक्स के सामान चुरा कर दुकान में आग लगा दी। अब दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ से 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कोमल रोते रोते घर वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे कोमल बेटा, आज तो तुम घर जल्दी आ गई। और हाँ, आज तो तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी ना, बोलो सैलरी मिली क्या? इतना सुनते ही कोमल जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत मायूस हो जाती है और उससे कहती है, कोमल बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिक्र मत करो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। फिर कोमल रोते रोते सो जाती है कि अब वो क्या करेगी। सोते हुए उसके सपने में एक परी आती है और वो परी कोमल से पूछती है, अरे कोमल, तुम क्यों उदास हो? परी जी, मेरी जॉब चली गई और मुझे निकालते वक्त तनख्वाह भी नहीं दी गई। मैं जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में आग लग गई। उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। अब परी जी, आप ही मुझे बताओ, इससे भला मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं कोमल, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेच सकती हो। ये नेल पॉलिश का पेड़ मैं तुम्हारे आंगन में लगाकर जा रही हूँ। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब कोमल सुबह में उठती है तो वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होता है। कोमल नेल पॉलिश का पेड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। और फिर कोमल सुंदर सुंदर जादुई नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी नेल पॉलिश इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही देखते सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल अपने लिए एक नेल पॉलिश की छोटी सी दुकान खोलती है और इस तरह कोमल की सारी नेल पॉलिश हर दिन बिक जाया करती थी। कोमल बहुत खुश थी क्योंकि कोमल के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से कोमल ने एक शानदार नेल पॉलिश की दुकान खोल ली, जो पूरे शहर की सबसे बड़ी और मशहूर दुकान बन जाती है। एक दिन कैटरीना कोमल की दुकान में आती है और वो कोमल से माफी मांगने लगती है। कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। लोन के चक्कर में मैं किस्त ना भर सकी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कोमल, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं
कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ती। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे यहाँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।